कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ में सी विष्णु शर्मा। विष्णु जी लगभग 6-7 साल से प्रैक्टिस में हैं और विष्णु जी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सी नहीं बने थे। तो आज मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सी नहीं बनेंगे, या जिन लोगों के अटेम्प्ट हो चुके हैं आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए आइए विष्णु जी से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विष्णु शर्मा। रोना जी ने भी बात करी कि अपना अटेम्प्ट लगने वाली बात। तो देखो, अटेम्प्ट ज़्यादा लगे कम लगे उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब अपन बैठे होते हैं तो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ अपन अपना जजमेंट क्या लेते हैं उस पर डिपेंड कर जाता है। ये नहीं है कि अपनी स्टडी कम करी है या किसी ने स्टडी ज़्यादा करी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि अपन ने उस टेक्निकल क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर लिया। या हो सकता है जो एलोबरेट अपन को पढ़ना था वो एलोबरेट नहीं कर पाए, या एक छोटी सी मिस्टेक होती है जिसको अपन थोड़ा जल्दबाजी के अंदर एक छोटे से पॉइंट की मिस्टेक कर देते हैं, जिससे आगे वाला पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके चक्कर में अपन को फुल मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। कई बार ये डिपेंड करता है कि पेपर इजी मार्किंग हो रही है, हार्ड मार्किंग हो रही है। तो क्या होता है, जब इजी मार्किंग होती है, थोड़ा सा पेपर इजी आता है तो थोड़ा सा मार्किंग टफ होती है। तो टफ मार्किंग में क्या होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर नहीं देके वो जैसे भी नंबर देते हैं उनका जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से होता है। तो विष्णु जी, अभी आपने कहा कि सी एग्ज़ाम में आपने स्टडी चाहे कम किए ज़्यादा किए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आपकी प्रेजेंस वहाँ एग्जाम हॉल में कैसी है, आप वहाँ बैठे हो तो घबराहट है या नहीं है, या आपके सामने जो क्वेश्चन आया है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब क्या होता है कि मैंने खुद ने भी मेरे पास आर्टिकल आते हैं बहुत सारे। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम होती है कि आप जो आंसर शीट में जो प्रेजेंटेशन देके आते हो वो हो सकता है सामने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो, या पूरी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं की। अपन ने एक पूरा क्वेश्चन किया, आपको तो कॉन्फिडेंस है मेरा आंसर भी मिल रहा है, आंसर भी निकल गया, सब सही है। लेकिन वो जो चाहता है, अगर उसने जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वो आपसे कम एक्सप्लेनेशन मांगेगा। लेकिन उसी क्वेश्चन की अगर वो 12 नंबर या 16 नंबर का दे रहा है तो इसका मतलब आपसे फुल डिटेल मांग रहा है, लॉग की पूरी एक एक लाइन मांग रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन को एलोबरेट करोगे, आपके जो भी रिमार्क है, नोट्स है, वर्किंग नोट्स है, वो आपको पूरे उसमें देना पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, अपन क्वेश्चन तो कर देते हैं लेकिन वो वर्किंग नोट्स या एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन अपन को लिखनी होती है, या जो एग्जामिनेशन अपन ने डाली है वो डालनी होती है, वो नहीं डाल पाते अपन। तो विष्णु जी, जैसे कि आप भी मल्टीपल अटेम्प्ट में सी बने, मैं भी मल्टीपल अटेम्प्ट में सी बनाऊँ, तो जो बंदा 5-6 अटेम्प्ट जिसके लग चुके हैं वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम तो उसके दिमाग में थॉट आता है क्या ये सीए कोर्स करना मेरे लिए वर्दी है कि नहीं है, क्या सीए बनने के बाद में क्या मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ एक जो बच्चा फाइनल में है जिसके 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं उसके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, और इसके चक्कर में उसका एग्जाम भी खराब होता है, वो फेल भी होता है, और इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में धीरे धीरे चला जाता है कि अटेम्प्ट्स की जो लाइन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज 6, 7, 8, 9, 10 तक होती जाती है। तो क्या आप एक कोई किसी मैसेज ऐसा मैसेज दें ताकि जो हमारे जो सी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी आगे आपका फ्यूचर अच्छा है, उनको ऐसा मैसेज दें कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आपके अटेम्प्ट लग चुके हैं तो आपका फ्यूचर खराब है। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं और रोनक जी दोनों यहाँ बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अटेम्प्ट लगना आप थोड़ा सा ये मेजर कर सकते हो कि कैंपस वगैरह में शॉर्टलिस्ट हो या नहीं हो। उसमें क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर को डायरेक्ट कंपनियाँ 10 कंपनियाँ शॉर्टलिस्ट कर लेगी, लेकिन हो सकता है अपने 6-7 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट लगे तो अपन को 2 कंपनियाँ शॉर्टलिस्ट करें। लेकिन अब आगे क्या मेजर करता है, ये तो हो गई शॉर्ट लिस्टिंग की बात, बट आगे जो मेजर करता है वो मेजर करता है आपकी वहाँ इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंस, आपकी नॉलेज मैटर करती है। अगर आपने 6 अटेम्प्ट दिए, 10 अटेम्प्ट दिए, लेकिन आपने बहुत अच्छा गेन कर रखा है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है क्योंकि आपने फर्दर बुक्स को बहुत टाइम पढ़ा है, प्लस आपने प्रैक्टिकल भी आप करते रहे 6 साल तक, तो जो इंटरव्यू लेता है, चाहे बिग 4 हो चाहे बड़ी कंपनियाँ हो, वो केवल ये देखती है कि आपने चाहे से 3 साल लगाए, 4 साल लगाए फाइनल करने में, लेकिन आपने इन 3-4 साल में एक्स्ट्रा क्या गेन किया। कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कंपनी को क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो 4-3 साल के अंदर। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर है उससे आपके पास एक्स्ट्रा क्या है 3 साल के अंदर, वो मांगती है। मैं ये बोलूँगा कि आपके अटेम्प्ट 6 लगे 7 लगे, एक तो आप कंटिन्यूस रखो, बीच में आप गैप दोगे तो वो आपके लिए थोड़ा पैनिक होगा, क्योंकि गैप देने के बाद क्या होता है, आप ये सोचते हो अगला अटेम्प्ट मेरा चौथा या 5वां अटेम्प्ट है, तो ये मान के चलना गैप देने से क्या होता है, वो अटेम्प्ट आपका पहले अटेम्प्ट पे आ जाता है। तो हमेशा गैप नहीं देना, रेगुलर स्टडी रखते रहना है, तो आपको वो अटेम्प्ट का थोड़ा सा फायदा मिलेगा। दूसरा, मैंने बताया कि आपको टेक्निकली आपको इंटरव्यू के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको हमारे पास ऑफिस में आर्टिकल्स है, या अपन रौनक जी ने भी बिग 4 में चैलेंज
फाइट किया, बिग फोर में सिलेक्शन हुआ है, मैं भी आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छे क्लाइंट डील कर रहा हूँ, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि बाद में डिग्री मिलने के बाद जो आपका पैकेज हुआ, आपकी बढ़िया जॉब हुई, वो आपकी टेक्निकलिटी और आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। कई लोग हैं जो रैंक होल्डर होते हैं, वो रैंक क्या मतलब फर्स्ट टाइम पास होते हैं, वो कैंपस में बैठ जाते हैं, वो इंग्लिश या उसके मैथन पे सिलेक्शन भी होता है उनका, लेकिन बाद में वो कंपनियां उनको 6 महीने में 12 महीने में रिलीज कर देती है या उनका इंक्रीमेंट नहीं करती, उनको बोलती है हम आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। लेकिन जो बंदे 6 टाइम 10 टाइम में देखे जाते हैं, वो हो सकता है कम पैकेज पे लग गए, बट वही बंदा साल 2 साल के बाद इतने बढ़िया लेवल पैकेज पे होता है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज से या तो कंपनी उसको रिटेन करेगी या वो कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा एक्सपीरियंस के बेस पे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कंपनियों का एग्जाम्पल है जहाँ पे उनको जो कि अटेम्प अच्छे लगे हुए हैं। आज मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भी है जिनका CA भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो आज भी एक CA से ज़्यादा पैकेज लेके बैठे हैं कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है। मेरे पास खुद का मेरा आर्टिकल है जिसका भी CA फाइनल का एक ग्रुप बाकी है, लेकिन उसका आज 15 लाख का पैकेज इन जयपुर नियर द रेजिडेंस उसका है, क्योंकि उसकी टेक्निकल स्किल अच्छी है। उसने लॉकडाउन में या हमारे ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड में बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी है। हेज फंड की मान लो, आप NBFC की ऑडिट मान लो, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में। तो उस बंदे को अगर वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो पैकेज की और नौकरी की कोई टेंशन नहीं है। जो भी बंदा आज आपका इंटरव्यू लेता है वो आपके एक बार देखेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे, लेकिन फर्दर जो उसका वर्किंग स्टार्ट होगी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड, वो आपके टेक्निकल राउंड होते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज और टेक्निकलिटी पे, फिर आपके अटेम्प्ट भूल जाते हैं। तो विष्णु जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप में टेक्निकल स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगने के बाद भी आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा विष्णु जी, आजकल एक मिथ बहुत ऐसा बन चुका है कि CA फॉर्म आपको स्टार्ट ही नहीं करनी है, मतलब आप अपना ओन प्रैक्टिस फॉर्म स्टार्ट करना, कई लोग ऐसे बोलते हैं आपको करना ही नहीं चाहिए कि मार्केट के अंदर मार्केट बहुत खराब है, इस तरह के मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो आप मेरे जो अपने आने वाले फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके बार इस बारे में थोड़ा सा इनको थोड़ा आइडिया दें कि CA फॉर्म खोल के भी आप आराम से आज के टाइम पर भी अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं और इसमें स्कोप भी बहुत है। देखो क्या है, क्या जो बंदा सर्विस में जा रहा है या प्रैक्टिस में आ रहा है, तो उसको खुद को मेंटली प्रिपेयर होना है। जिस बंदे को ये है कि मेरे को प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप ये मान के चलो प्रैक्टिस में बहुत बड़ा दायरा है, बहुत स्कोप है, मतलब इसका वाइड स्कोप है। तो वाइड स्कोप में आप जब मेहनत करोगे, आप इंटरनल ऑडिट की मेहनत करोगे, आप बैंक ऑडिट वगैरह की मेहनत मान लो, या आप GST का काम मान लो, ऑडिट का काम मान लो, या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मान लो, इसके अलावा दुनिया भर के आपके काम है। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आपका पूरा फोकस आपकी प्रैक्टिस पे होगा। ठीक है, आपको 6 महीने, साल भर या 1.5 साल या 2 साल आपको लगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप प्रैक्टिस में वेल सेटल प्रैक्टिशनर आप बन जाओगे। बट ये है, चाहे जॉब हो या प्रैक्टिस हो, आपको हार्ड वर्किंग दोनों के लिए करनी है। आप ये सोचो कि मैं प्रैक्टिस में आ जाऊँ तो मेरे पास बैठे बैठे काम आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कम्युनिकेशन स्किल जॉब में भी चाहिए होती है और आपको प्रैक्टिस में भी चाहिए होती है। आपको काम लेने के लिए मार्केटिंग आपको चाहिए तो वो यहाँ पे चाहिए, बस आपका थॉट माइंड सेटअप होना चाहिए कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है। मेरे पास ऐसे भी बंदे हैं जो बंदों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, चाहे हमारे रेवेन्यू 0 हो या 5,000 रुपये हो, हम प्रैक्टिस ही करेंगे। उन्होंने उस प्रैक्टिस के बेस पे शुरू में मान लो काम नहीं होता, आउटसोर्सिंग करी, स्मॉल फाइलें पकड़ी, उसके बाद आउटसोर्सिंग के बाद उन्होंने धीरे धीरे बड़े क्लाइंटों के साथ जब आउटसोर्सिंग से काम लिया, तो काम तो अपन ही करते हैं बड़ी कंपनी में जाके, तो बड़े क्लाइंटों के साथ उनकी मीटिंग वगैरह हुई, तो धीरे धीरे वो एक एक क्लाइंट अपना पकड़ते रहे। तो 2 से 3 साल बाद क्या होता है, एक अपनी जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस सेटअप होनी चाहिए वो सेटअप हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको मैनेजमेंट करके टीम बिल्डअप करके आपको फर्दर ग्रोथ करनी पड़ती है कि वर्किंग तो आपके स्टाफ वगैरह आप उनसे करवा लोगे या पार्टनर ऐड कर लोगे और आपको मार्केटिंग में फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि प्रैक्टिस अपन नहीं कर सकते, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है या सर्विस करनी है। तो दोनों जगह अच्छा स्कोप है, दोनों जगह ही प्रैक्टिस में आपको शुरू में इनिशियल आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में जाके आपको इसका बेनिफिट मिलता है। प्रैक्टिस में अर्निंग्स वगैरह आपको इनिशियल लेवल पर नहीं मिलके आपको फर्दर एक टाइम के बाद आपको अच्छी मिलती है। ये है। तो जैसा विष्णु जी ने कहा कि प्रैक्टिस में भी इसको अच्छा है, लेकिन आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को अच्छा करना होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली हो गया, इस तरह की चीज़ों पर आपको वर्कआउट करना आपको होगा। मतलब जो भी अपने डिजिटल इंडिया के हिसाब से मान लो, या जो भी अपने न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, न्यू सॉफ्टवेयर की आपकी नॉलेज रखनी है, न्यू जो आपके कंपनी आपको मतलब प्रैक्टिस में टिके रहने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है आपको स्टडी हमेशा करनी पड़ेगी। जो आप स्टूडेंट लाइफ में स्टडी करते थे वही आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी करनी पड़ेगी। आपको अपडेट रहना है कंपनी लॉ से, आपको इनकम टैक्स एक्ट के जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं उनसे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपके GST में जो भी अपडेशन आ रहे हैं वो आपको रेगुलर स्टडी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस में
आपको हर आदमी आपसे ये चाहेगा कि हमको अपडेशन आप दोगे, तो आपको एवरी लोग, चाहे कंपनी एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, या चाहे जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, आपको सब में आपको नॉलेज अपडेशन रखनी है। और आपको क्या करना है, वर्किंग ईजी करने के लिए आपको क्या है, नए नए जो भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आपको उनका यूज करना पड़ेगा। और वो आप क्लाइंटों को भी आप धीरे धीरे, जो भी क्लाइंट अपडेटेड नहीं है उन क्लाइंटों को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कि सर आप नए सॉफ्टवेयर वगैरह ये लो, इनकी कॉस्टिंग थोड़ी पड़ती है, लेकिन आपकी वर्किंग आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। तो क्लाइंट को भी ये चाहिए कि मेरा काम इजी हो, और आपको भी ये करना पड़ेगा कि मेरा काम इजीली हो जाए। तो आपको न्यू जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, न्यू आपके टेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अडॉप्ट भी करना है आपको इजी प्रैक्टिस करने के लिए और जल्दी आपको ग्रोथ करने के लिए। तो विष्णु जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है, और जो लोग चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं वो अगर प्रैक्टिस में भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना होगा, अपनी टेक्निकल स्किल्स को अच्छा करना होगा, सॉफ्ट स्किल्स को करना होगा। तो विष्णु जी, जैसा कि आप ऑल ओवर इंडिया में असाइनमेंट्स आप लोग करते हैं, बैंक ऑडिट्स हुए या स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हुए, तो मैं आप अपने हमारे जिन दोस्तों को कुछ ऐसा एडवाइस करना चाहेंगे जो सीए करने के बाद ऐसे कोर्स, ताकि इनको सीएजी की ऑडिट, बैंक ऑडिट और कंपनीज को मिलने में थोड़ी आसानी हो? देखो क्या होता है, ये C&J की ऑडिट हुई, बैंक ऑडिट हुई, ये क्या होता है, फर्म की स्टेटस, फर्म की कैटेगरी और उसकी रैंकिंग के हिसाब से मिलती है। तो क्या होता है, जैसे अगर अपन ने एक सीए की डिग्री ले रखी है तो उसके पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद डीसा होता है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, उसको वो अपन कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके पॉइंट्स रिवार्ड में अपन को पॉइंट मिलते हैं। अपन ने और भी बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, तो उसके धीरे धीरे जितनी अपने पास कोर्सेज कर रखे हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी एक पॉइंट बढ़ते रहते हैं। तो अपने फर्म के पॉइंट बढ़ते हैं, कितने पार्टनर हैं, कितने एफसीए, कितने एसीए, और उनके पास डीसा कितने होल्डर हैं, तो इससे फर्म की रैंकिंग बढ़ती रहती है। फर्म की रैंकिंग पे अपना क्या होता है, जब अपने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाते हैं तो बड़ी ओटीटी या छोटी ओटीटी, मतलब बड़ी ब्रांचों की ओटीटी लेनी है या छोटी मिलेगी, तो अपनी फर्म की कैटेगरी पे डिपेंड करती है। अब मान लो अपनी इंडियन प्रॉपर्टी कंसर्न है, 4th कैटेगरी की फर्म आती है, तो अपन को 25 से 30 करोड़ के एडवांसेस की बैंक ऑडिट मिलती है। अगर अपन ने एक पार्टनर ऐड कर लिया, अपनी कैटेगरी 3rd हो गई, और अपने डीसा भी है बंदा, तो थर्ड कैटेगरी है, तो अपन को 50 मतलब 25 से लेकर 75 करोड़ की बीच की ब्रांचें मिल जाती है। अब नंबर ऑफ पार्टनर 4 हो गए, 2 डीसा भी है उनके अंदर, और फर्म का जो स्टेटस है, मतलब पास्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टर्नओवर भी उसका मान लो 1 CR से ऊपर है, तो कैटेगरी 2nd हो या 1st ऐसा कैटेगरी बन जाती है। तो उनसे उनको बैंक ऑडिट की ब्रांचें एडवांसेस अच्छी एडवांसेस वाली ब्रांचें उनको अलॉट होती है। और इसलिए अगर आजकल आप देखें तो C-Institute मेंबर्स को उनकी ग्रोथ के लिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स वेबिनार्स करवा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो भी बहुत कंसेशनल प्राइस पे मिलते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आजकल ई-लर्निंग हब बना हुआ है, तो आप नंबर ऑफ कोर्सेज फ्री में भी कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज की फीस भी होती है। जो बड़े कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं डिग्री वाले, उन पे तो इंस्टीट्यूट फीस देता है, क्योंकि उनमें क्या होती है, वहाँ पे 10 से 12 डेज वहाँ पे क्लास होती है। तो क्लासेस सुबह से लेके इवनिंग, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्लास होती है, तो वो उनकी फीस चार्ज करते हैं। उसके अलावा उन्हीं कोर्सेज का छोटा रूप भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ई डिजिटल लर्निंग हब पे दे रखा है उन्होंने, मतलब कि उसकी कोई फीस नहीं है, बट आपको डिग्री भी नहीं देंगे वो, मतलब आपको सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, बट वो कोर्स आप इजीली वहाँ नॉलेज के लिए और आपके नॉलेज गेन करने के लिए, उसके लिए आप वहाँ कोर्सेज कर सकते हो। वहाँ पे पीपीटी भी चलती है, प्लस क्लासेस भी चलती है, वो आपको पूरा कोर्स कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक मतलब इंस्टीट्यूट ने कोई सर्टिफिकेट का वो बना रखा है, मतलब पॉइंट का, वो आपको इशू कर देते हैं, लेकिन आपको जो डीसा वगैरह का जो सर्टिफिकेट होता है कोर्सेज का, वो नहीं होता, वो फीस वाला देके एग्जाम फाइट करने से मिलता है वो। अच्छा विष्णु जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है, जैसे आजकल C-Institute वेबिनार्स बहुत ज़्यादा कंडक्ट हो रहे हैं अपने, तो वेबिनार्स जो प्रैक्टिसिंग सीए इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ा देखो, प्रैक्टिसिंग सीए को तो वेबिनार जितनी ज़्यादा लोगे उतना फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी नॉलेज जो अपडेशन होती है वो वेबिनार के थ्रू आपको, वेबिनार क्या होते हैं, जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट आदमी होते हैं वो वेबिनार को में स्पीकर होते हैं, तो वो अपन को ऐसी नई नई बातें और ऐसी बहुत बड़े हाई लेवल की बातें बताएंगे जो अपने बहुत काम की होती है। तो वेबिनार लेना, मतलब मैंने बताया, आपको पहले बताया कि जो प्रैक्टिसिंग सीए है उसको रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है, तो ये वेबिनार भी एक स्टडी का पार्ट है। तो वेबिनार आपको रेगुलर बेसिस पे आपको लेते रहनी है। सीए इंस्टीट्यूट भी ये मानो एवरी सैटरडे को वहाँ स्टडी सर्कल की क्लास से वेबिनार करवाता है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ कि आपको वीक में सैटरडे का हाफ डे तो आपको स्टडी पे देना है, चाहे कोई वेबिनार हो, चाहे आप इन ऑफिस के अंदर वेबिनार लो, चाहे से आप बाहर जाके इंस्टीट्यूट में वेबिनार लो, लेकिन आपको वेबिनार सारी लेनी है। आपके जो भी फील्ड से रिलेटेड आपको अपडेशन आपको रखने के लिए वेबिनार बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों आज हमारा वीडियो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन विष्णु जी के साथ मैं आगे भी इसके ऊपर कई सीरीज बनाऊंगा कि टैक्स ऑडिट के ऊपर। और आजकल नंबर ऑफ ऐसी इंटरनेट पर बहुत साइट से जिनसे आप फॉरेन कंट्री से भी वर्क आता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन सबको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स विष्णु जी आपका, आज हमारे साथ हमारे दोस्तों के लिए आपने टाइम निकाला, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन दोस्तों के लिए आगे भी टाइम निकालें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपने मेरे को सुनने के लिए। आपको हम जल्दी ही आपको एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।